नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, हालांकि वो सच होती हैं। ऐसा ही एक सब्जेक्ट है रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें होती है। कोई इस तरह की बातों से इनकार करता है, कोई उसे स्वीकार करता है। अगर हम हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की बात करें तो उसमें पुनर्जन्म का साफ साफ जिक्र है और ये कहा जाता है कि इंसान अगर कोई बहुत पुण्य का काम करता है, उस जन्म में अगर मान लीजिए उसको उस पुण्य का फल न भी मिले तो अगले जन्म में उसे उसका फल मिलता है। ठीक इसी तरह से अगर वो पाप करता है तो पाप का हिसाब किताब भी कभी इस जन्म में तो कभी अगले जन्म में इंसान को चुकाना पड़ता है। लबोलुआब यह है कि इंसान को यह कहा जाता है कि एक अच्छी ज़िंदगी आपको जीनी है, किसी का नुकसान नहीं करना, दूसरों का भला करना है। तो ये तो खैर हिंदू धर्म के जो थ्योरी है या मान लीजिए जो हिंदू धर्म में जो बातें लिखी हैं, मैंने वो बात आपको बताई जितना मैं जानता हूँ। मैं मतलब धर्म का ज्ञाता नहीं हूँ। तो पुनर्जन्म इसी से रिलेटेड है और पुनर्जन्म होता है, लेकिन लोग इस पर यकीन करने से थोड़ा हिचकते भी हैं। उसकी वजह यह है कि इस जन्म में इंसान को आमतौर पर अपने पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें बातें याद रहती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बचपन में इंसान को पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो उन बातों को भूलता जाता है। इस तरह के कई सारे केस स्टडीज़ हैं। तो आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो राजस्थान का है, राजस्थान के राजसमंद ज़िले का। और ये घटना है साल 2022 की। राजसमंद ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है परावल। ये जो परावल गांव है वो राजसमंद में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन और धार्मिक जगह है, नाथ द्वारा। उसके बिल्कुल पास में लगता हुआ ये गांव है। परावल गांव में एक बच्ची, साल 2022 की बात बता रहा हूँ, परावल गांव में एक बच्ची रहती है। उस बच्ची की उम्र मुश्किल से 3 से 4 साल, 4 साल की होगी वो बच्ची अलग अलग वक्त पे कुछ ऐसी बातें करती है कि घर वालों को उस बच्ची की बातों को सुनकर थोड़ी हैरानी होती है। कभी कभी वो बोलती है कि ये मेरा घर नहीं है, कभी कभी वो बोलती है कि मैं तो अपने गांव चली जाऊंगी। शुरू में मम्मी पापा को और दूसरे लोगों को सुनकर ये लगता था कि शायद ये मतलब जैसे बच्चों की हरकतें होती हैं ना, बाल सुलभ व्यवहार, कि कुछ भी बोलना, मस्ती करना, शुरू में घर वालों को ये लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो इस तरह की बातों को रिपीट करने लगी अफर्म तरीके से, यानी ज़ोर देकर कि मेरा ये घर नहीं है या मैं यहाँ अभी हूँ लेकिन मेरा असली घर तो उधर है। इस तरह की बातें जब वो करती थी तो घर वालों के मन में थोड़ी चिंता भी होती थी और कौतूहल भी होता था कि ये मामला क्या है, ये गुड़िया इस तरह से क्यों बोल रही है। तो एक दिन इस बच्ची की माँ ने इस बच्ची से कहा कि अच्छा बेटी ऐसा है, बच्ची का नाम है किंजल। तो किंजल से ये कहा कि बेटी ज़रा जाओ अपने पापा को बुला कर लाओ। तो वो किंजल जो है वो स्पॉन्टेनियस तरीके से, यानी तुरंत सवाल के जवाब में उसने ये कहा कि मम्मी पापा तो यहाँ नहीं, पापा तो पिपलांत्री गांव में हैं। अब उसकी माँ सुनी, बहुत हैरान हुई। उसने सोचा अरे पापा तो दूसरे कमरे में हैं, इसके पापा मेरे हस्बैंड मैं बुलाने के लिए कह रही हूँ, ये पिपलांत्री गांव क्यों बता रही है। तो उसकी माँ ने कहा कि भाई पिपलांत्री क्या बात है, पापा तो दूसरे कमरे। बोला नहीं नहीं ये नहीं, वो पापा पिपलांत्री में है, दूसरे वाले। तो उसकी माँ को बहुत हैरानी हुई। हैरानी इसलिए हुई कि इतनी छोटी सी बच्ची जिसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, कहीं ट्रैवल नहीं किया है ज़्यादा, उसको पिपलांत्री गांव का नाम कैसे पता है। ये बात सुनकर उसकी माँ को पहली बार खटका लगा और बड़ी हैरानी भी हुई। उसने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि ये बच्ची जो कहती रहती है और आज ये गांव का नाम ले रही है पिपलांत्री का, जो पास में ही है थोड़ी दूर पर, वो उस गांव के बारे में कैसे जानती। कहती है कि मेरे पापा वहाँ रहते हैं। तो बच्ची के जो रियल पापा हैं किंजल, मतलब जो इस जन्म के पापा हैं किंजल के, उसने भी पूछा कि अच्छा बेटी पिपलांत्री तो कभी गई है, तुम कैसे जानती हो। तो उसने कहा गई है, मैं तो वहाँ रहती थी, मेरा तो वहाँ घर था, मैं तो अभी आपके पास हूँ। तो उसके पापा को, मतलब उसके पापा मम्मी और घर के सारे लोगों की हैरानी थोड़ी और बढ़ जाती है। वो पूछते हैं कि अच्छा ठीक है बता तू पिपलांत्री में कहाँ रहती थी, क्या करती थी। तो बच्ची ने बताया कि हाँ मैं वहीं रहती थी, वहाँ मेरा पूरा परिवार है, मुझे ले चलो, मैं पहचान लूँगी, मैं सब जानती हूँ। तो बच्ची
कि मम्मी पापा ने इस समय ये सारी बातें सुनी, लेकिन ऑब्वियसली उस समय वो सोचने विचारने लगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई इस तरह की बातें सुनकर तुरंत ही लेकर चला जाएगा बच्ची को या उसको क्रॉस चेक करेगा। तो बात उस समय टल गई। उसके बाद फिर से कुछ दिनों के बाद बच्ची ने उसी गांव का जिक्र छेड़ा और इस बार उसने अपने पापा से ये बताया कि पापा आप पूछ रहे थे ना कि मैं पिपलांत्री गांव कैसे जानती हूँ, तो मेरा असली नाम तो पापा उषा है। तो उसके पापा हैरान हुए कि भाई किंजल बेटी, उषा कैसे तुम्हारा नाम है? तो उसने कहा नहीं नहीं पापा, मेरा असली नाम उषा है और मैं पिपलांत्री की रहने वाली हूँ। तो उसके पापा ने पूछा तो फिर उषा तुम यहाँ कैसे आई? तो बच्ची ने कहा कि पापा मैं मर गई थी ना, मैं आग से जल गई थी और मैं मर गई थी, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आई हूँ। ये बात जब उसके पापा घर वालों ने सुनी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि धीरे धीरे ये कहानी जो है वो लगातार मतलब कौतूहल पैदा कर रही थी और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही थी। अब ये खबर जो है, ये जो गांव है परावल, उस परावल गांव में सारे लोगों को अब ये बात पता चल गई, क्योंकि घर वालों ने आस पड़ोस के लोगों से जिक्र किया। लोगों ने कहा कि एक बार चल के पिपलांत्री में देख लो, ज़्यादा दूर नहीं, तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है वो पिपलांत्री गांव परावल गांव से। तो घर वालों ने तय किया कि चलो एक बार चलते हैं। तो ये जो किंजल है, इसके दादाजी, इसके मम्मी पापा, घर के कुछ और लोग, इन लोगों ने एक दिन प्लान किया, एक गाड़ी ली और ये लोग निकले परावल से पिपलांत्री के लिए। सुबह सुबह ये पिपलांत्री के करीब पहुंच रहे थे और जैसे जैसे पिपलांत्री के करीब आते जा रहे थे, ये किंजल जो है वो खुशी के मारे चहक रही थी, ये मुस्कुरा रही थी। और जब बिल्कुल गांव की दहलीज पर पहुंची तो उसने रास्ता बताना शुरू कर दिया, इधर से ले लो, उधर सामने कुआं है, उधर गली है, इधर पेड़ है, ये सब वो बताने लगी। और घर वाले और उसके मम्मी पापा सारे लोग हैरान, कोई भी रहेगा तो हैरान हो जाएगा, क्योंकि एक इतनी छोटी सी बच्ची जिसके मम्मी पापा ही कभी पिपलांत्री गाँव नहीं गए, वो बच्ची इस गांव के गलियों के बारे में, गांव के रास्तों के बारे में जानती है, जिसका अब से मुश्किल से 3.5-4 साल पहले जन्म हुआ है। ये कैसे हो सकता है? तो हैरान तो वो थे, लेकिन ये बच्ची लगातार बताती जा रही थी। अब उसके मम्मी पापा को तकरीबन, दादाजी को भी तकरीबन इस बात का यकीन हो चला था कि हो ना हो ये मामला पुनर्जन्म का है और उनके घर में जिस बिटिया ने, जिस गुड़िया ने जन्म लिया है, ये ज़रूर पिछले जन्म में इसी गाँव में कहीं रही होगी। तो फिर वो गांव पहुंचते हैं, गांव वालों से बात करते हैं और गांव वालों से मम्मी पापा बात कम करे, ये लड़की ज़्यादा बात करे। ये लड़की सारे गांव वालों को नाम से बुलाए, उनसे चर्चा करने लगे। और गांव के लोग भी हैरान कि भाई ये कौन बच्ची है जो हमें नाम से जानती है? मम्मी पापा बोल रहे हैं हम तो नहीं जानते आपको, लेकिन ये बच्ची बात करती है प्रोएक्टिवली, और बच्ची बताती है कि अरे मैं उषा हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो खैर, इस तरह से उस गाँव में पहुँचने के बाद ये लोग फाइनली उस फैमिली के पास जाते हैं, जिस फैमिली के लोग जो हैं मतलब उषा के परिवार के पास जाते हैं। अब इस बच्ची को जब उस उषा के परिवार के तमाम लोग मिलते हैं तो सारे लोगों को ये देखते ही पहचान जाती है। उषा का एक भाई है पंकज, जब उससे इस छोटी सी बच्ची की मुलाकात होती है तो ये बच्ची जो है पंकज को नाम से बुलाती है और उसे बुलाकर खूब दुलार करती है। और ठीक उसी तरह से इसकी डायलॉग डिलीवरी होती है, बातचीत करने की अदा होती है, जिस तरह से उषा की बातचीत करने के तौर तरीके थे। अब जो उषा का परिवार है वो भी हैरत में पड़ जाता है। उनको लगता है कि उषा को गुजरे हुए तो कई साल हो गए, तकरीबन 8 साल हो गए थे, और 8 साल बाद ये छोटी सी बच्ची अपने आप को उषा बता रही है, और न सिर्फ बता रही है, बिल्कुल उषा की तरह बात कर रही है। घर का एक एक कोना कोना जानती है, सारे नाते रिश्तेदारों को जानती है। यहाँ तक कि उषा को जिस तरह की खुशबू पसंद थी या जो फूल पसंद थे, वो सारी चीज़ें इस छोटी सी बच्ची किंजल को भी पसंद थी। और ये उस गांव में जाकर अपने घर वालों से पूछने भी लगी कि अरे यहाँ पौधे हुआ करते थे, वो कहाँ चले गए? तो गांव में उसके परिवार के लोगों ने बताया, पिछले जन्म के परिवार के लोगों ने, कि वो तो हमने अभी हटा दिए, अभी हमने यहाँ चबूतरा बना दिया, काफ़ी झाड़ी हो गई थी। तो ये शिकायत करने लगी कि अरे तुमने ठीक नहीं किया, कितने प्यारे प्यारे फूल थे, तुमने वो हटा दिया, तुम्हें पता है ना कि वो फूल मुझे पसंद थे। इस तरह की बातें ये बच्ची उस गाँव में जाकर करने लगी। अब उस परिवार के लोगों ने भी पूछा कि भाई हमें बताओ, अगर तुम उषा हो तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोला बताना क्या है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं झुलस गई थी खाना बनाते समय और बड़ी तकलीफ़ मुझे हुई, मैं हॉस्पिटल तुम ही लोग लेकर गए, लेकिन मैं नहीं रही। तो अब तो चलो मैं दूसरी जगह आ गई हूँ, मैं परावल गांव में हूँ और ये मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन बाकी आप लोगों से भी मेरा रिश्ता वैसा ही है। फिर उषा के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। अब इस गुड़िया ने, किंजल ने ये कहा कि अच्छा मेरे बच्चे कहाँ हैं? लोग और हैरान
तो लोगों ने समझ लिया कि ये उषा के बच्चों के बारे में पूछ रही है, तो लोगों ने कहा कि वो बाहर खेल रहे हैं, तो बोला बुलाओ उनको। जैसे ही दोनों बच्चे आए, ये जो किंजल है वो बिल्कुल माँ का लाड़ प्यार, छोटी सी बच्ची 4 साल की, वो उन बच्चों को बुलाकर माँ की तरह बिल्कुल पुचकारने दुलारने लगी। और वो बच्चे हैरान परेशान, क्योंकि उनकी उम्र इस छोटी बच्ची के मुकाबले ज़्यादा है। अब गांव वालों ने जब उनको वो कहानी बताई तो जाहिर है बच्चे छोटे हैं, उनकी बात इतनी समझ में आई नहीं आई ये मुझे नहीं पता, नहीं आई होगी, लेकिन गांव के सारे लोग और उषा के परिवार के सारे लोग ठीक उसी तरह हैरान थे जिस तरह किंजल के परिवार के लोग पहले से हैरान होते आ रहे थे। अब फाइनली पूरे परिवार के लोगों ने ये मान लिया, दोनों परिवार के लोगों ने ये मान लिया कि ये उषा ही है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। उषा की कुछ तस्वीरें जिन पे फूलमाला चढ़ी हुई थी, उसे देखते ही उन्होंने पहचान लिया उस बच्ची ने और कहा कि अरे देखो यही तो मेरी तस्वीर है, तुम लोगों ने माला चढ़ाकर कितने अच्छे से रखा हुआ है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को उस बच्ची ने आइडेंटिफाई किया और उस एक्सीडेंट के बारे में जो उसके साथ हुआ था उसके बारे में उसने सारी बातें बताई। और फाइनली ये स्टोरी जो है एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हुई, जिसके बाद उषा के परिवार के लोग और किंजल के परिवार के लोग, इन दोनों में एक अच्छी दोस्ती भी हो गई। और न सिर्फ दोस्ती हो गई बल्कि एक रिश्ता जुड़ गया, क्योंकि दोनों ही परिवार से उस लड़की का एक रिश्ता निकल आया। किंजल का जन्म तो खैर परावल गांव में ही हुआ था, तो उसके मम्मी पापा बायोलॉजिकल तो खैर इस जन्म के परावल के ही थे, लेकिन वो अपने आप को पिपलांत्री की उषा बता रही थी। तो उषा के जो नाते रिश्तेदार थे, गांव वाले थे, उन सारे लोगों से भी इसका एक रिश्ता जुड़ गया इस छोटी सी बच्ची का। इसके बाद अब दोनों परिवारों के लोगों में अच्छा रिश्ता है, बातचीत होती है और दोनों परिवार एक दूसरे के पास आते जाते भी हैं। तो ये है पूरी कहानी, जो कहानी अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है और जिस कहानी पर वाकई यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो इस मामले में मुझे लगता है कि कोई पुनर्जन्म की थ्योरी को झुठला ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बच्ची को इतना सिखा पढ़ा कर ये सब कुछ प्लांट नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ तो किसी बड़े आदमी को भी सिखाओ पढ़ाओ और उसको बोलो कि तुम्हें बिल्कुल यही बातें कहनी है, तो कई बार वो बड़ा आदमी भी जो है वो गड़बड़ कर लेता है। तो छोटी सी बच्ची जो 4 साल की है उसकी अडेप्टेबिलिटी ऐसी नहीं हो सकती और इससे किसी को कोई बेनिफिट भी नहीं होना। तो ये है पूरी कहानी पुनर्जन्म की, बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही अजीब, क्रिस्प और कंसाइज। मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊं एंड आई होप कि आप लोगों को सुनकर भी उतनी ही हैरानी हुई होगी जितनी हैरानी जो है मुझे इस कहानी को पढ़कर या इस कहानी के बारे में रिसर्च करके हुई थी। और अभी आप लोगों को बताते हुए भी मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि वाकई ऐसा कैसे होता होगा। तो ऊपर वाले की जो व्यवस्था है, कहते हैं ना, कुदरत का या ऊपर वाले का जो निज़ाम है उसका वाकई कोई मुकाबला नहीं है और वो बहुत अद्भुत चीज़ है। कुछ जगहों पर साइंस और लॉजिक, तर्क, ये सारी चीज़ें जाकर वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को जो सुनाई थी, हमने बताया था कि किस तरह से वाराणसी में एक रेप रैकेट पुलिस ने पकड़ा है, जिस रेप रैकेट का काम ये था कि वो भोली भाली लड़कियों को फंसाते थे, उनको नशा देते थे, नशा देने के बाद उन लड़कियों के साथ रेप करते थे और रेप करने के बाद उनका अश्लील वीडियो और अश्लील तस्वीरें वो क्लिक कर लेते थे और उन्हीं तस्वीरों और वीडियोज़ को दिखाकर उन लड़कियों को फिर से बुलाते थे और उनको फिर से अब्यूज़ करते थे, उनके साथ फिर से ज़्यादती करते थे। और इसके बाद एक फाइनेंशियल तरीका भी उन लोगों ने डेवलप कर लिया था कि इन लड़कियों में जो मजबूर या डरी हुई लड़कियां होती थी उनको और डरा धमकाकर, ब्लैकमेलिंग का भय दिखाकर उनको अलग अलग लोगों के पास पेश किया करते थे, ग्राहकों के पास भेजा करते थे। यानी जिस्म फरोशी का रैकेट चल रहा था, लेकिन ये रैकेट जिस्म फरोशी का कम, रेप का रैकेट ज़्यादा था। क्योंकि तरीका जिस्म फरोशी के धंधे में डालने का यही होता था कि पहले लड़की को बहलाओ फुसलाओ, नशा दो और रेप करो। और रेप करने वाले भी कोई एक दो नहीं, दसियों लोग, 15-16 लोग तो एक कॉन्टिनेंटल कैफ़े नाम की एक जगह पर जो है वो कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते थे। और इन्हीं लोगों ने एक 18 साल की लड़की को हाल ही में नशा देकर कुछ इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत रेप किया था। 23 लोगों ने। उस मामले का बनारस की पुलिस ने अभी तफ्तीश चल रही है, खुलासा किया बोलकर मैं बनारस की पुलिस को क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि इस मामले में पुलिस की तफ्तीश ढीली रही, घर वाले नाखुश हैं। लेकिन तकरीबन 9-10 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ। योगा विद विकास ने कमेंट किया और उनका कहना है कि पुलिस के काम करने के तरीके को देखकर कई बार बहुत क्रोध आता है और गुस्सा होता है। जाहिर सी बात है, पुलिस वाले कई बार बहुत काहिली से काम लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमेशा ही लेते होंगे, लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा देखने को मिलता है जब लोग असंतुष्ट होते हैं।
संजय कुमार हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि लड़की को रिकवर करने के बाद तुरंत उसका मेडिकल जांच होना चाहिए था और लड़की को भी सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए थी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन करने से पहले थोड़ा सा इवेलुएट करना, अपने मन में ये सवाल पूछना कि कोई मुझे कहीं बुला रहा है, मैं कहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वहाँ जाना सेफ़ है नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने मुंबई के एक मॉडल की स्टोरी आप लोगों से शेयर की थी। वो मॉडल जो है अपने एक सोशल मीडिया फ्रेंड से उसके बुलाने पर उसके घर वन फाइन मॉर्निंग मिलने चली गई, जबकि उससे उसकी इससे पहले कोई मुलाकात नहीं थी, कोई आमने सामने कोई बातचीत नहीं थी। सोशल मीडिया के ज़रिए वो ज़रूर एक दूसरे के टच में थे। तो किसी लड़के ने आपको बुलाया और आप चली गई। मैं किसी ऐसे विक्टिम पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ और नहीं मतलब ये कह रहा हूँ कि ये उसकी गलती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी, इसके बारे में जानना, कॉशस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस तरह के हादसों को और ऐसे दरिंदों से जो है वो बचा जा सके। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना या किसी की दोस्ती पर एतबार करना आज की तारीख में ठीक नहीं है। मल्टी रवि झा के नाम से एक आईडी है, बहुत स्वागत आपका, इन्होंने भी कमेंट किया है। ब्रिजेश विश्वकर्मा ये कह रहे हैं काला पानी की सज़ा ज़रूर दे देनी चाहिए। हाँ, काला पानी थोड़ा, आजकल तो काला पानी की सज़ा होती नहीं है, लेकिन काला पानी जैसी जगह, मतलब जहाँ पर किसी को बिल्कुल आइसोलेटेड तरीके से रख दिया जाए और सूरज की रोशनी को भी इंसान तरस जाए, इस तरह की भयानक सज़ा अगर रेप के मामले में दी जाए तो शायद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। लेकिन सज़ा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ इंसाफ मिलते मिलते ही सालों का वक्त लग जाता है। शिबू के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि रेपिस्ट लोगों के खिलाफ जो है वो कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में लगता है कि सरकार ही बलात्कारियों के फेवर में है, ऐसा उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है। खैर, ये उनकी अपनी राय है। सरकार बलात्कारियों के फेवर में तो कभी नहीं हो सकती, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। उद्रेश बिंद साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं और कमेंट करते हैं। जेनिथ है, इन्होंने लिखा कि मैसेज फॉर एवरी गर्ल, ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में न पड़े, किसी भी पर्सन के साथ जाने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचें। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भावना सिंह ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि बहुत दुखद घटना और आपका विश्लेषण बहुत अच्छा लगा उनको, मतलब ठीक लगा, मतलब जिस तरह से मैंने ये कहानी आप लोगों को बताई थी उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच। पी भोंसले साहब का भी कमेंट है, उन्होंने कहा है कि एक लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि आखिरकार हार्मोन्स जो है वो अपना काम दिखाते ही हैं। रेप केस पे सख्त कानून बनना चाहिए। ये अनस प्ले टाइम के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है। आदित्यनाथ जी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं शुभा श्रीवास्तवा। तो एक और हमारे दर्शक हैं एफेक्शनेट डक के नाम से, उन्होंने लिखा है मोदी है टू मुमकिन है। चलिए, सुमित साहब का भी कमेंट है, मेरे घर बनारस के पास ही है और यहाँ ये सब हो रहा है, वो दुखी हैं। विवेक जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। चौधरी हाउस के नाम से एक आईडी है। दिनेश समथिंग नदी सारा, इस तरह से कुछ सरनेम है, तो मुझे नहीं पता कि नाम क्या है, मतलब नाम तो समझ में आ गया, दिनेश, आगे सरनेम कहाँ से है, क्या है, ये मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ दोनों जुड़े हुए हैं। अभिमान गोपाल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि जो भी गुनहगार हैं उन सारे लोगों को फांसी होनी चाहिए। और इसके अलावा मधुर मिश्रा जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ओम गौतम है, चंद्रेश चौरसिया का कमेंट है और इसके अलावा बाबा बनारस वाले का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। राघवेंद्र तिवारी जी ने कमेंट किया है। अनिल सिंह साहब हैं, कड़ी सज़ा राम रहीम के जैसी नहीं होनी चाहिए, रुआब अली ने लिखा है। बिल्कुल, राम रहीम के मामले में तो वाकई हद हो गई है, हर 2-3 महीने में पेरोल और फरलो। वाकई लगता है कि भाई कानून, मतलब काश की कानून सबके लिए ऐसा ही होता, मतलब कायदे से तो किसी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो ही रहा है तो बाकी लोगों को इतनी कड़ी सज़ा क्यों मिल रही है कि बेचारे एड़ियाँ रगड़ते रह जा रहे हैं, कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। अल्फ़ा के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। शरियतुल्लाह सिद्दीकी साहब हैं, ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मांग रहे हैं बिना विदाउट पेरोल, बहुत सही बात। नौशाद शाह ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उपमा वत्स, उन्होंने लिखा है कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग अराउंड। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इस तरह की झुंझलाहट और गुस्सा तो आता है। गौरव वत्स ने ये कमेंट किया है, आईडी उपमा वत्स का है। अरसलान आदिल ने भी कमेंट किया है। और जैसे मैं कह रहा था ना कि कोई ऐसी सज़ा की बात मत कीजिए कि चौराहे पे टांग के पत्थरों से मारा जाए, तो उन्होंने अरसलान आदिल ने ये कहा है कि इस तरह की सज़ा जो है वो शरिया कानून में दी जाती है। वी मन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी
उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया और कहा है कि अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। अंजलि सिंह का भी कमेंट है और सुमेरा राठौर, उन्होंने भी बहुत सैड स्टोरी कहा है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी लड़की के साथ इस तरह की ज़्यादती हो। मैंने कल भी कहा ना कि रेप एक ऐसी चीज़ है जो शारीरिक रूप से ही किसी लड़की को परेशान या दुखी या ज़ख्मी नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी छलनी कर जाता है। तो ये कहानी कुछ वैसी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। सीनियर कैमरा पर्सन साहब विनोद शिकारपुरी जी सामने खड़े हैं, इशारा कर रहे हैं कि वाइंड अप करो। तो बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।